जनसंख्या भूगोल के अगले चैप्टर पे आ रहे हैं। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पे बात किया था, जिसमें जनसंख्या क्या है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो जनसंख्या भूगोल के तहत हमको पढ़ने हैं, जो सिविल सेवा, पीसीएस ऑप्शनल या जीएस और यूजीसी में जो सिलेबस है रखा गया है, जिन जिन चैप्टर्स को, उनके बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिन्हें हमें इस भूगोल के तहत पढ़ना है, विशेष रूप से जनसंख्या भूगोल के तहत। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में ये पहली क्लास है जिसमें हम शुरू कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि। पहला चैप्टर ही है जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण। ये दो सेक्शन में है। पहला सेक्शन तो हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या रही है ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक, और फिर देखेंगे जनसंख्या का वितरण कैसा रहा है, किन महाद्वीपों पे जनसंख्या का वितरण कितना है, या कौन कौन से देश हैं जहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, किसी देश में या क्षेत्र में किसी जनसंख्या कम अथवा अधिक क्यों है, वो कारक कौन कौन से हैं, इन सारी बातों को हम देखेंगे वितरण वाले हिस्से में। लेकिन जो पहला सेक्शन है हमारा जनसंख्या वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले हम इसी को देख लेते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि और ब्रैकेट में करके दे दिया है ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि ऐतिहासिक काल से वर्तमान काल तक कह सकते हैं या आधुनिक काल तक, यानी जनसंख्या में किस प्रकार से वृद्धि हुई है, उसकी क्या प्रवृत्ति रही है, इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे आधुनिक काल तक। इसमें कुछ सवालों को ढूंढेंगे, उनका जवाब, जैसे जिस तरीके से आज जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्या हमेशा से ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती आई है? भाई आज अगर इतनी जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या 2011 के आंकड़े 7 अरब के आसपास विश्व की जनसंख्या बताई गई, तो क्या ये जिस गति से आज बढ़ रही है जनसंख्या, इसी गति से हमेशा से ये जनसंख्या बढ़ती आई है या कुछ बीच में परिवर्तन आया है? जनसंख्या में अचानक कभी वृद्धि हुई है बहुत तेज़ी से, जैसे जनसंख्या विस्फोट शब्द एक इस्तेमाल करते हैं? इन सब सवालों का जवाब यहीं पे मिलेगा कि वो कौन सा समय अवधि रहा है, वह कौन सा काल रहा है जब किस अवधि के बीच में ये जनसंख्या की विस्फोट की स्थिति हुई, और उसके पीछे का कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ कि जनसंख्या अचानक से इन कालों में बढ़ी। शुरुआती दौर में जनसंख्या में वृद्धि नहीं दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक काल से थोड़ा सा और आगे हैं, मानकर चलिए 10,000 साल पहले कुछ लाख या करोड़ में जनसंख्या रही, और फिर अचानक से उस समय जनसंख्या में वृद्धि देखी गई जब कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति माना जाता है 8-9 हज़ार साल पहले की बात है, जब मानव ने पशुपालन और पौधों को अपना बनाया, जब उनको पालने लगे पौधों को, या पौधों को उगाने लगे, पहचानने लगे कि ये धान की फसल है, ये गेहूं की फसल है, और जब वो पशुओं की विशेषता समझे और पशुओं को पालतू बनाने लगे, उस समय उस काल को कृषि काल कहते हैं, कृषि क्रांति का काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय एक प्राचीन मानव जो आखेटक और संग्रहणकर्ता की भूमिका में रहा है, उसको अचानक से ये ज्ञान हुआ कि नहीं, ये पशु, इनको पाला जा सकता है, खूंटे में बांधा जा सकता है, ये फसलें हैं, खाद्यान्न हैं, इनको खा करके हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि का तो एक तो वो काल रहा है उस समय। दूसरा समय आया जब तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई, औद्योगिक काल, 1780 के दशक का काल रहा है, औद्योगिक क्रांति से कहते हैं। इस समय भी ये वो काल था जब जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि अंकित की गई। तो देखते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि का इतिहास क्या रहा है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, इसकी कुछ संकल्पनाएं हैं, जैसे वास्तविक जनसंख्या वृद्धि क्या है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, या जनसंख्या में वृद्धि ही क्या है। और इन तीनों बातों को जानने से पहले देखते हैं कि जनसंख्या क्या है। इतनी बातें हमने जनसंख्या पे की, तो जनसंख्या है क्या? जनसंख्या किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। अब हम जो वृद्धि देखेंगे
वो इसी जनसंख्या में वृद्धि को देखना है, यानी इसी जनसंख्या में परिवर्तन, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में अगर यदि लोगों में वृद्धि हो रही है, यानी अगर आज संख्या 100 है और कल संख्या 105 हो रहा है या फिर 95 हो रही है, तो हमें उसी परिवर्तन को देखना है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, इसी में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि। लोगों की संख्या में वृद्धि है, क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के लिए एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। भाई आप कैसे तय करेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज का टाइम और जिस समय से आप ये जानना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल या 6 महीने, वो टाइम पीरियड आपको वहाँ पे देना होगा। समय अवधि निर्धारित करनी होगी कि पिछले 1 सालों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, कमी आई है, या कोई भी चेंजिंग जो हम देखेंगे वो एक निश्चित अवधि के दौरान ही देखेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि अगर एक परिभाषित रूप दिया जाए इसको, तो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन, ये दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में परिवर्तन अगर आ जाए तो आप कभी भी घबराइएगा नहीं कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ ये होगा कि जनसंख्या में बढ़ोतरी ही हो। यहाँ पे आपको एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ ये नहीं हुआ कि सिर्फ जनसंख्या में बढ़ोतरी ही हो। जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये भी हुआ कि जनसंख्या में कमी भी हो सकती है। अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वो सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है, और यदि जनसंख्या में कमी हो रही है तो वो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है। यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल के दौरान, किसी क्षेत्र विशेष में बात अगर आए जनसंख्या वृद्धि की, तो उसकी परिभाषा जो होगी, ध्यान में रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल के दौरान वहाँ के लोगों की संख्या में वृद्धि, लोगों की संख्या में परिवर्तन, लिखिए, संख्या में परिवर्तन क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि। यहाँ 2 शब्दों को आप हाईलाइट करके रखिएगा। किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक निश्चित समय अंतराल में के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट है, ये 3 जो मैंने हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा का यही रीढ़ है। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा में कुछ नहीं है। इन तीनों शब्दों को आप जानते रहिए। क्षेत्र विशेष का मतलब हो गया कि हम जब ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं पे जनसंख्या वृद्धि हुई है या जनसंख्या में कमी या उसमें वृद्धि हुई है, तो ये जानने के लिए ज़रूरी है कि वो क्षेत्र कौन सा है। भाई ये दुनिया है, विश्व है, बहुत बड़ा, पृथ्वी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र की बात की जाए, मान लीजिए इलाहाबाद की जनसंख्या की बात की जाए, तो एक इलाहाबाद का अपना एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर हम जनसंख्या की बात करेंगे कि वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद क्षेत्र तो डिसाइड हो गया, लेकिन वो समय कौन सा है? भाई 10 साल, 15 साल, 5 साल या 1 साल, 2 साल, 6 महीने, कोई समय तो हमें निर्धारित करना होगा ना कि इस 6 महीने में जनसंख्या में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। जनसंख्या में वृद्धि का एक उदाहरण आप ये समझिए। अब ये जनसंख्या में हम वृद्धि निकालेंगे कैसे? क्या हम देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे तय करेंगे? मान लीजिए भारत की जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, एक उदाहरण। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2001 में 102 करोड़ समथिंग, इतनी थी भारत की जनसंख्या, 102.70 करोड़, यानी 1 अरब 70, ठीक है, 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख के आसपास। 2011 में यही जनसंख्या इतनी करोड़ होगी, 1 अरब 21 करोड़।
अब जनसंख्या वृद्धि हमको भारत की निकालनी है कि भारत में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो बात तो पहली चीज तो क्षेत्र निर्धारित हो गया कि ये भारत का पूरा जो क्षेत्र है, इस निश्चित क्षेत्र में हमको ज्ञात करना है। दूसरी बात एक निश्चित समय अंतराल 2001 से 2011 के बीच का जो समय है, इस दौरान जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब 2001 में जनसंख्या 102 थी, 102 करोड़, और 2011 में 121 करोड़ है, तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी, लगभग 18.15 करोड़ की वृद्धि, ये यानी 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई कब, 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में। यही है जनसंख्या वृद्धि। ये जो 18.15 करोड़ की वृद्धि है जनसंख्या में, कब की अपेक्षा, 2001 की अपेक्षा 2011 में, वही जनसंख्या वृद्धि। और यही परिभाषा में दिया है कि एक क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल, क्षेत्र विशेष यानी भारत में एक निश्चित समय अंतराल अर्थात 2001 से 2011 के दौरान यहाँ के लोगों की संख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कैसा था, धनात्मक है, सकारात्मक परिवर्तन है, यानी हमारी जनसंख्या प्लस में गई है। तो ये तो बात हो गई कि जनसंख्या क्या है और जनसंख्या वृद्धि क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दो तरीके से, यहाँ मैंने परिवर्तन शब्द इस्तेमाल किया है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। आप कभी भी आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब सकारात्मक वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ना ही हुआ, लेकिन यहाँ परिवर्तन मैंने लिखा है वो इसलिए क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और एक बड़ी संकल्पना है, इस वजह से यहाँ पे इस परिवर्तन शब्द को लिखा गया है। परिवर्तन का जो अर्थ हुआ, इसका मतलब हो गया दो बात। पहली कि सकारात्मक अर्थात प्लस में जनसंख्या गई है, सकारात्मक वृद्धि। ठीक, और दूसरी बात यह है नकारात्मक वृद्धि। वृद्धि दोनों में हो रही है, या तो जनसंख्या बढ़ रही है या तो जनसंख्या घट रही है। अगर नकारात्मक रूप से वृद्धि हो रही है अर्थात जनसंख्या घट रही है, और सकारात्मक रूप से वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। कारण क्या है, अगर सकारात्मक वृद्धि हो रही है तो इसका क्या कारण होगा, इसके दो कारण हैं। या तो जन्म दर, वहाँ के जो लोग हैं, मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद की बात करूं कि अगर इलाहाबाद की जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि हो रही है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो इलाहाबाद के जो निवासी हैं इनके बीच में जन्म दर अधिक है और मृत्यु कम हो रही है, अर्थात अगर यहाँ 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख में एक साल में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 800 लोगों की मृत्यु हो रही है, अर्थात 200 बच्चे एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं उनका स्थान लेने के बाद भी। तो एक तो कारण ये है जनसंख्या वृद्धि का। दूसरा कारण क्या है, इलाहाबाद हो या दिल्ली हो या कोई भी शहर हो, वहाँ पे आप्रवास होता है, यानी आप इलाहाबाद में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, दिल्ली में आप पढ़ने आए हैं, तो जहाँ से आप आए हैं वहाँ से आपका उत्प्रवास हुआ है, और जहाँ पे आप पहुँचे हैं वहाँ पे आपका आप्रवास हुआ है। इसी जनसंख्या भूगोल में हम ये भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जब आप वहाँ से आ करके शहर में बस गए हो तो फिर आप यहाँ के नेचुरली तो नहीं है, आपका जन्म तो यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे आ गए हैं, तो इलाहाबाद की जनसंख्या को आपने बढ़ा दिया। तो जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि अगर हो रही है तो इसके दो कारण हैं। नंबर एक, जन्म दर, जन्म जो होता है वो जन्म अधिक है किसकी अपेक्षा, मृत्यु की अपेक्षा। अगर मृत्यु कम हो रही है और जन्म अधिक हो रहा है तो जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि होगी, यानी प्लस में जनसंख्या जाएगी। दूसरा कारण इसका हो सकता है आप्रवास, अर्थात बाहर से लोग आकर के यहाँ बस जाएं तो वो भी जनसंख्या को बढ़ा देंगे। अगर नकारात्मक वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, यानी जनसंख्या घट रही है, तो उसके भी दो कारण होंगे। या तो जितने लोगों का जन्म हो रहा है उससे ज़्यादा की मृत्यु हो जा रही है, तो भी आप माइनस में जा रहे हैं। दूसरा कारण है कि यहाँ से लोग अपना स्थान छोड़ करके कहीं और जाके बस रहे हैं, यानी यहाँ से उत्प्रवास हो रहा है, तो इसके भी दो कारण हैं। जन्म कम हो रहा है और मृत्यु अधिक हो रही है। दूसरा कारण है उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब हुआ एक जगह से जब आप किसी स्थान को छोड़ते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि आप उत्प्रवास कर चुके हैं, और जब आप कहीं पे जाके बसते हैं तो वहां के लोग आपको कहते हैं
आप्रवास, मतलब आप्रवास आकर के बसे हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि में दो शब्द आते हैं, सकारात्मक वृद्धि और नकारात्मक वृद्धि। यहाँ दोनों शब्द के आगे वृद्धि लिखा हुआ है, इसलिए आप परिभाषा में देखिए जनसंख्या वृद्धि को हमने परिभाषित किया है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन शब्द इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि इसके भी दो पहलू हैं। वही अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, सकारात्मक वृद्धि हो रही है, तो भी जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। अगर आज 10 थे तो कल 12 हुआ, ये चेंज हो गया आंकड़ा। या तो नकारात्मक वृद्धि होगी तो भी आंकड़ा चेंज हो रहा है। तो ये तो बात थी जनसंख्या वृद्धि की। एग्जाम्पल से आपने समझा कि वृद्धि का मतलब ये होता है 18.15 करोड़, जो कि भारत की जनसंख्या में 10 सालों में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि का कारण मैंने आपको बताया ही कि क्या कारण हो सकता है। जन्म और मृत्यु का भी एक रीजन हो सकता है, या तो आप्रवास और उत्प्रवास। यही दो कारण है जो जनसंख्या में सकारात्मक या नकारात्मक वृद्धि करते हैं। ठीक है, दो शब्द और आपको मिलेंगे, वो भी समझ लेते हैं क्या है। एक होता है जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि। एग्जाम में कभी कभी आता है कि जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि का मतलब क्या हुआ और जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या हुआ। किसी भी शहर की दो जनसंख्या के दो आंकड़े हो सकते हैं आपके सामने। एक होता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या में लिखिए, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, और एक शब्द होता है जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में ये दो शब्द लिख करके आते हैं, वास्तविक और प्राकृतिक। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम कहते हैं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि हुई है तो इसका मतलब क्या है। भाई वृद्धि तो वृद्धि है, जनसंख्या बढ़ी है तो बढ़ी है, तो फिर ये प्राकृतिक और वास्तविक का क्या फंडा है, समझते हैं। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब हो गया कि जब जिस शहर में या जिस गांव में या जिस देश या क्षेत्र में कहीं भी, जब आप वहाँ के मूल निवासियों में उनके जन्म से और उनकी मृत्यु के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। आप कोई एक शहर या कोई भी गांव आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। मान लीजिए कि एक गांव में एक गांव है इतना बड़ा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुल मिला के 100 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 लोग हैं इस गांव में। प्रत्येक वर्ष इन 100 लोगों में से 5 लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, 5 की मृत्यु हो रही है, मृत्यु प्रति वर्ष, और 7 का जन्म हो रहा है प्रति वर्ष। तो जन्म में से मृत्यु को घटा दीजिए। जितना जन्म हो रहा है और जो मृत्यु हो रही है माइनस करने के बाद में आपको वृद्धि जो हो रही है एक साल में, यहाँ पे वो दो व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है, यानी 2 लोगों की क्या हो रही है, वृद्धि। ये प्राकृतिक कैसे हो गया? यहाँ गांव के लोगों में ही ये जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ कोई बाहर के कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अर्थात जो उस गांव के मूल निवासी हैं, जिनका वहाँ पे घर है, जो वहाँ के रहवासी हैं, उनके अंदर प्रजनन और मृत्यु के दौरान जितनी मृत्यु होती है वो आंकड़े निकालने के बाद, और जो जन्म हो रहा है वो आंकड़े निकालने के बाद में शेष क्या बचता है, माइनस करने के बाद जन्म और से मृत्यु को माइनस कर दीजिए, तो जो भी शेष बचे वो क्या कहलाएगा, वास्तविक वृद्धि। तो यहाँ पे वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, 2 व्यक्ति की। ठीक है, ये 2 लोगों की वास्तविक वृद्धि है। ये प्राकृतिक वृद्धि है, सॉरी, यही रियल वृद्धि है उस क्षेत्र की। ऐसे इलाहाबाद के अब जितने अप्रवासी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग बाहर से आके शहर में यहाँ पे बसे हैं, इनको आप थोड़े समय के लिए हटा दें तो जो इलाहाबाद ज़िले की मूल जनसंख्या है उसके जन्म में और उसके मृत्यु में जो अंतर आए, वही इलाहाबाद की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है। अब अगर इसी में अब जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है उसको वैसे रहने दीजिए। ठीक है, वास्तविक जनसंख्या में क्या वृद्धि हो रही है, वास्तविक जनसंख्या में आप्रवास को ऐड कर लिया जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं, बाहर से लोग आकर के यहाँ बस गए हैं, तो
इसका जो फॉर्मूला बनता है प्राकृतिक वृद्धि का, ये हो गया जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु बराबर प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी जितने जन्म हो रहे हैं और जितनों की मृत्यु हो रही है वो हो गया प्राकृतिक वृद्धि। अगर 10 का जन्म हो रहा है और 7 की मृत्यु हो रही है तो 3 जो अधिशेष बच रहे हैं वही है उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि। ठीक है। वास्तविक वृद्धि क्या है? जो उस क्षेत्र की, मान लीजिए इलाहाबाद की जो प्राकृतिक वृद्धि है, जितनी बचे हैं, जो मरने के बाद में जो शेष बचे हैं बराबर करने के बाद, तो जो मृत्यु के बाद में 3 लोग अधिशेष बचे उनको रख लीजिए। तो प्राकृतिक वृद्धि कितनी हुई है भाई? जितनी भी उस क्षेत्र की या उस गांव या फिर इलाहाबाद शहर की जो प्राकृतिक वृद्धि हम निकाले कि अगर 10 में से, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर 7 में से 5 को माइनस करने के बाद में 2 अधिशेष बच रहे हैं जो 2 लोग, वही इस गांव की क्या है? प्राकृतिक वृद्धि है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। तो इन 2 लोगों को रखो, पता लगा कि 2-4 लोग और उस गांव में बाहर से आ गए, आके वहीं पे बस गए। तो अभी 2 जनसंख्या में वृद्धि 2 की थी, तब प्राकृतिक कहते थे। लेकिन हमें अगर वास्तविक आंकड़े निकालने हो, रियल टाइम डेटा, तो हमको क्या करना होगा? जो रियल डाटा होगा वो निकलेगा कि जो बाहर से लोग आए हैं वो भी तो जनसंख्या ही है। तो 4 लोग अगर बाहर से आ गए तो कितने हो गए? प्राकृतिक वृद्धि दर में आप अप्रवासी को जोड़ लीजिए, अप्रवासी। अब ये हो गया वास्तविक वृद्धि हुई। अप्रवासी अगर 4 लोग आए हैं तो 2 + 4 बराबर ये 8 जो है वास्तविक वृद्धि है। ठीक है। तो ये जनसंख्या में आपको अक्सर मिलेगा ये 2 शब्द कि किसी क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि और उस क्षेत्र की क्या चीज, प्राकृतिक जनसंख्या में वृद्धि क्या रही है, ये आपको मिलेंगे। तो ये तो था जनसंख्या से संबंधित ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि हम जनसंख्या वृद्धि पढ़ रहे हैं। तो वृद्धि के मामले में, जनसंख्या के ग्रोथ के मामले में कोई शब्द अगर आता है बीच में तो फिर दिक्कत ना हो समझने के लिए। इसे एक बार आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि ऐतिहासिक काल से और वर्तमान काल तक की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसकी क्या प्रवृत्ति रही है, और यही हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। ये चीज़ें जो मैंने आपको अब तक बताया, ये कॉन्सेप्ट है जो आगे समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से इस पर हमने बात किया। और क्वेश्चंस तो यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है। आंकड़े दे देगा कि वास्तविक वृद्धि का फार्मूला ही दे दिया कि वास्तविक वृद्धि कैसे निकालेंगे आप। तो वास्तविक वृद्धि का मतलब हुआ जो रियल लोग वहाँ पे, जो वहाँ के रहने वाले हैं, अप्रवासी नहीं, जो बाहर से आके वहाँ कमा रहे हैं और एक लंबे समय से रहने लगे हैं, जो हैं कहीं और के लेकिन वहाँ पे रोजगार की वजह से आए हैं या किसी अन्य कारण से शहर में आके बस गए हैं या किसी क्षेत्र में बस गए हैं, वो अप्रवासी हैं। ठीक है। तो उनको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे प्राकृतिक वृद्धि में, लेकिन जब वास्तविक वृद्धि निकालेंगे तो वहाँ पे उन्हें जोड़ा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन कभी कभी बनता है मानव उद्भव को लेकर के कि मानव का उद्भव कब हुआ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मानव उद्भव टर्शरी कल्प के प्लायोसीन युग में हुआ। ठीक है। मानव का उद्भव टर्शरी कल्प के प्लायोसीन युग में हुआ। ये एक युग है, मानव का उद्भव इसी युग में माना जाता है और तब से मानव धीरे धीरे सर्वाइव करते करते आज तक पहुंचा है। मानव या जनसंख्या की जो वृद्धि की प्रवृत्तियां रही हैं, शुरुआत से तो ऐसा तो है नहीं कि हमें शुरुआत से ही डाटा मिल जाता है, आंकड़े मिल जाते हैं। आंकड़े तो हमें बाद में मिलते हैं, लेकिन ये इतिहास के अध्ययन से और पूर्वानुमान से ये पता चलता है कि जो शुरुआती मानव थे उनके दैनिक क्रियाकलाप क्या थे। भाई उनके कार्यों के आधार पे हम तय कर सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि का आंकड़ा क्या रहा होगा। ठीक है। तो प्रारंभिक काल में या ऐतिहासिक काल में या कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, जो इतिहास से भी पहले का इतिहास है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रारंभिक चरणों में
मानव जो है वो आकेठक की भूमिका में था। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। भूख लगी, कोई चीज़ देखा, उसे मारा और खा गए, पेट भर गए। ठीक है। उस समय कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, यहाँ तक कि खाना ही मिलना मुश्किल था उनको। भाई शिकार तो तब आपके फंदे में आएगा ना जब आप शिकार से ज़्यादा बड़े ताकतवर हों और हर चीज़ में माहिर हों। उस समय मानव में जनसंख्या में वृद्धि, प्रारंभिक काल में वृद्धि बहुत धीमी थी। ठीक है। शुरुआत में या प्रारंभिक चरण में कह सकते हैं आप, जो वृद्धि थी, जनसंख्या वृद्धि, वो क्या थी? जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी थी। कारण अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत धीमी थी। ये प्रारंभिक चरण कौन सा होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में चले जाइए, अब उससे आगे जाना ठीक नहीं है। प्रागैतिहासिक काल, इस काल की बात हो रही है कि इस काल में या प्रारंभिक चरण में मानो क्या था? जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी थी। जनसंख्या में वृद्धि धीमी होने का मतलब हो गया, ऐसा नहीं है कि जन्म नहीं हो रहा था। वृद्धि का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि वृद्धि वही होगा जो मृत्यु के बाद शेष बचे। ठीक है। यानी एक समय काल में, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि प्रतिवर्ष गांव में 7 लोगों की मृत्यु हो जा रही है और 9 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, तो 2 बच्चों की क्या हो रही है? वहाँ पे वृद्धि हो रही है एक साल में। अगर 9 बच्चे पैदा होते और 9 व्यक्तियों की मौत हो जाती तो फिर क्या होता है? वृद्धि। तब जनसंख्या वृद्धि 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि जितने पैदा हो रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, उतने मृत्यु भी हो जा रही है। तो जनसंख्या में वृद्धि क्या होती? 0 होती। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है जन्म और मृत्यु का। यानी जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं मृत्यु भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। कारण क्या था कि अगर ये शिकारी हैं तो ये भी किसी का शिकार हैं। पता लगा कोई जानवर आके बच्चों को खा गए, या भूख से मर गए, या किसी बीमारी के कारण। ऐसा तो है नहीं कि आज ही ये सारी बीमारियां हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां रही होंगी उस समय। तो जनसंख्या, जन्म तो होता था, उस समय भी जन्म होता था, लेकिन मृत्यु भी उसी हिसाब से होती थी। पता लगा एक साल में पूरा कोई कबीला है जिसमें 10, 12, 15 या 100 मनुष्य रह रहे हैं, आदि मानव, और उनमें हर साल 25-20 बच्चे जन्म लिए। 20 बच्चे जन्म लिए और पता लगा कि 20 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो फिर जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 0 की हुई। तो प्रारंभिक चरणों में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी थी। कारण कठोर जलवायु दशाएं, आप लिख सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में कभी आपसे पूछ सकता है कि कारण क्या था जो जनसंख्या वृद्धि है बहुत धीमी थी। कारण पहला तो आप लिख दीजिए, कठोर जलवायु दशाएं थी, यानी विपरीत दशाओं में इनको सरवाइव करना था। अल्प पोषण, भाई जब शिकार करना है तो जब मिलेगा शिकार तभी तो खाओगे। अल्प पोषण है। ऐसे आकेटक, अब अगर आखेटक है तो जहाँ मारा वहीं गिराया वहीं खाया। कोई संग्रहण करता कि तो बहुत किया तो झुंड में मिल करके खा लिए। बच भी गया, अगर मान लीजिए किसी हाथी का शिकार कर लिए बड़े से, तो थोड़ा सा और 1-2 दिन चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं चल सकता है। बीमारी, महामारी, ये सब क्या थे? ये सब ऐसे कारण थे, बीमारी, महामारी, ये सब ऐसे कारण थे जो जनसंख्या में वृद्धि होने नहीं देते थे। जन्म तो होता था लेकिन उसी हिसाब से मृत्यु भी हो जाती थी। तो जनसंख्या में वृद्धि क्या थी? सामान्य थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ती थी इनकी। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि हुई कब? ये जो कारण है, महामारी, बीमारी, अल्प पोषण, ये 3 कारण एक साथ दूर हो गए उस समय जब कृषि क्रांति हुई। यानी जब नवपाषाण काल में मानव ने लगभग 8-10 हज़ार वर्ष पूर्व, जब मानव ने पौधों को और पशुओं को पालने लगे, पौधों को उगाने का काम शुरू करने लगे, कुछ साक्ष्य मिलते हैं कृषि के भी नवपाषाण काल में। तो उस समय जब इनको अस्थायी हो गए थे थोड़ा थोड़ा करके, और पशुओं को पालतू बनाने लगे, खाद्य ज़रूरतें पूरी होने लगी, कृषि करने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी पोषण की जो कमी थी,
अल्प पोषण की कमी दूर हो गई, बीमारी अब जब अच्छा भोजन करने लगे, पेट भरने लगा और एक जगह पर रहने लगे तो उस जगह की जलवायु के प्रति क्या हो गए, अनुकूलित हो गए। तो फिर जो विपरीत जलवायु की दशाएं थी वो भी समस्या दूर हो गई। बीमारी, पेट भरा है, स्वस्थ हैं। महामारी की तो कोई बात है, वो तो खैर बीच बीच में आती रही है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं हो पाई। भाई अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, कोविड काल में ही आपने देखा सबसे ज़्यादा जोर दिया गया किस पे, कि आपकी इम्यूनिटी पे, कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। तो अगर आप सही पोषण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो फिर महामारी में भी आप काफ़ी हद तक बच जाओगे। तो ये समस्याएं दूर होने लगी धीरे धीरे, और जब ये समस्या दूर होने लगी तो जनसंख्या में वृद्धि सुनिश्चित था, क्योंकि जन्म हो रहा है और मृत्यु अब कम होगी। क्योंकि इन कारणों से जो मृत्यु हो जाती थी अब वो तो नहीं होगी ना, तो वो बचेंगे ही। तो जनसंख्या में वृद्धि का एक पड़ाव आया कृषि क्रांति, जब मानव ने पशुओं और पौधों को घरेलू बनाया उस समय। और ये कब हुआ, लगभग 8 से 10,000 वर्ष पूर्व। इतिहास है, इतिहास में डेटा या तारीख, ईस्वी सन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है। तो जनसंख्या, आपने एक पॉइंट देखा कि प्रारंभिक चरण में या प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि जो थी वो बहुत धीमी गति से थी। कारण क्या था वो आपने देख लिया। जनसंख्या में वृद्धि के 2 पड़ाव आते हैं, मान के चलिए लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, ये आप ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लगभग लगा के आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। 2 स्थितियां ऐसी आई जब जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है। एक, जब मानो, पहली स्थिति थी कि जब मानो पौधों, यानी फसलों की बात कर रहे हैं, पौधों और पशुओं को घरेलू बनाया। अभी तक ये ऐसे ही शिकार करते थे, घूमते थे, यायावरी जीवन जीते थे, यानी आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ, कुछ कम समय ही लगा, वो बीच का संक्रमण काल बहुत थोड़ा सा था, जब मानव ने पशुओं को घरेलू बना लिया और सबसे पहले कुत्ते को घरेलू बनाया। इस अचानक परिवर्तन को, जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को एक नाम दिया गया कृषि क्रांति। क्रांति वही है जो अचानक परिवर्तन ला दे, जो अचानक से परिवर्तन ला दे उसे क्रांति कहेंगे। तो कृषि क्रांति हुई। अब इस दौरान जो प्रागैतिहासिक काल की जो बात हमने बताई, इससे पहले वाले पॉइंट में कि जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से हो रही थी, लेकिन अब जो है जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से, थोड़ी सी तीव्रता पकड़ेगी जनसंख्या में वृद्धि। और ये तीव्रता पकड़ते पकड़ते एक पड़ाव आएगा, कब, यहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हो गई थी और ये वृद्धि तीव्र होने लगी थी। आप लिख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि सामान्य से अधिक होने लगी, या आप सिर्फ सामान्य लिखिए, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से। ये इसका परिणाम था, किसका, कृषि क्रांति का परिणाम था कि जनसंख्या वृद्धि सामान्य रूप से बढ़ने लगी। कारण मैंने बताया ही 2 बार कि वही सारे कारण जो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने नहीं दे रहे थे, और जब मानव ने पौधों और पशुओं को घरेलू बनाया तो फिर वो कारण दूर हो गए और जनसंख्या सामान्य रूप से बढ़ना शुरू कर दी। ये सामान्य रूप से जनसंख्या बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज के समय में आधुनिक काल में आई, और लगभग 1779-80 के दौरान, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक घटना हुई कि मानव ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना सीख लिया। मानव ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग सीख लिया, यानी कोयला का उपयोग समझ गया। और जब कोयले का उपयोग मानव सीख गया तो फिर भाप के इंजन बना डाले और फिर अपने तरह तरह के करामात दिखाना शुरू किए, जिसे नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति का। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 1779-79-80 में
मानव ने जीवाश्म ईंधन को उपयोग में लाना शुरू कर दिया। मानव ने जीवाश्म ईंधन को उपयोग में लाना शुरू किया और भाप के इंजन बना डाले। भाप के इंजन का आविष्कार। इसी आविष्कार ने एक क्रांति ला दी मानव के जीवन में। ये भाप के इंजन का जो आविष्कार किया इन्होंने जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करके, उसने एक क्रांति ला दी और उस क्रांति का नाम क्या पड़ा? औद्योगिक क्रांति। अब जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो फिर मानव की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने लगी। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई धीरे धीरे। अब मानव की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी वो लगभग पूरी होने लगी। तो फिर जनसंख्या बढ़ाने के लिए चाहिए क्या? खाना, कपड़ा, अच्छा स्वास्थ्य, नहीं, रहने के लिए मकान हो। तो अगर किसी को ये महसूस होने लगे कि भाई मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने बच्चों को कपड़ा दे सकता हूँ, खाना दे सकता हूँ, रहने के लिए घर दे सकता हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? बढ़ाते जाओ जनसंख्या। यही मानसिकता उस समय की थी। जनसंख्या में वृद्धि, ये दो चरण रहे हैं, यानी कृषि क्रांति और एक था औद्योगिक क्रांति, जो जनसंख्या में वृद्धि को बहुत तेजी से प्रमोट किए। यही वो कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये दो कारण हैं, ये दो क्रांति ऐसा समय पीरियड रहा है मानव के इतिहास में जब जनसंख्या वृद्धि में और वृद्धि हुई है, तीव्रता आई है, थोड़ा सा तेजी आई है जनसंख्या की वृद्धि में। ठीक है, कृषि क्रांति के दौरान अगर मानव में उस समय, कृषि क्रांति के समय जब मानव की संख्या में वृद्धि हुई तो उसका कारण कृषि कार्य द्वारा मानव की जो खाद्यान्न आपूर्ति थी, मैंने बताया कि वो पूरी हो गई। और औद्योगिकरण जब हुआ तो उसके स्थानिक वितरण को सुनिश्चित कर दिया उसने, यानी उद्योगों की स्थापना किसी स्थान विशेष पे हुई और फिर वहीं पे जनसंख्या का संकेंद्रण होने लगा। तो ये हम पढ़ेंगे वितरण में जनसंख्या के। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि दो ऐसे समय जो आप एग्जाम में अगर आ जाता है मेंस में लिखने के लिए, तो आप बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मानव इतिहास में दो कालखंड ऐसे रहे हैं या दो समय रहा है ऐसा जब जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। एक कृषि क्रांति उसे कहेंगे जब मानव अचानक से पशुओं को पालना शुरू कर दिया और खेती करना शुरू कर दिया, तो वो एक क्रांति था, वो अचानक परिवर्तन था मानव जीवन में। वैसे औद्योगिक क्रांति भी है कि जहाँ हमें पता नहीं था कि कैसे इंजन क्या होता है, पता लगा जीवाश्म ईंधनों का हमने इस्तेमाल करना सीखा, जैसे फिर हमने भाप बना डाला, भाप बनाया तो फिर भाप वाला इंजन तैयार किया और बहुत जल्द ही 100, 150, 200 सालों में हमने जमीन पे ट्रेन दौड़ा दी। वे 1780 और आज सन 2022, कितना समय? तो 200, 250, 300 सालों में आज हम कहाँ पहुंच गए हैं? तो ये क्रांति ही तो है। इस तरह का जो परिवर्तन हुआ उसने मानव जनसंख्या में वृद्धि को प्रमोट किया। ये दो पॉइंट आपने सीखा, जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि से संबंधित कुछ अवधारणाएं। फिर आपने देखा कि ऐतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि क्या थी। 3 पॉइंट में, पहले पॉइंट में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन दूसरे पॉइंट में हमने बताया कृषि क्रांति जो लगभग 8 से 10 हजार वर्ष पूर्व की घटना थी, तब जनसंख्या में वृद्धि हुई। और तीसरा पॉइंट था औद्योगिक क्रांति जो 1780 की घटना है, 1980 की, और इस समय जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब अगली बात करते हैं ये कि जनसंख्या शुरू से आप सन 1 लेकर चल सकते हैं, 1 AD से लेकर के आज 2022 चल रहा है और हम सन 2100 तक जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियां देख लेते हैं। इतिहास में कैसे जनसंख्या में कब दोगुनी हुई जनसंख्या और कब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी और कब धीरे हो गई। ये तो बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है, कि किसी समय काल में कितनी जनसंख्या बढ़ गई। 10 थी तो आज कितनी है, 12 हो गई, या पीछे 1 करोड़ थी तो आज अगर 1.5 करोड़ है, तो 50 लाख की जो वृद्धि हुई है वो 2 सालों में या 1 सालों में हुई है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, यही वृद्धि है जनसंख्या।
और यही हम देखेंगे कालखंड के आधार पे, समय के आधार पे कि 1 AD से लेकर के और आज 2022 तक जनसंख्या की क्या स्थिति रही है। तो पहली चीज़ तो 1 AD में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या 1 AD में थी। ठीक है, तो सन 1 या इसी को 1 AD लिख करके आपको मिलेगा। ठीक है, सन 1 में विश्व की, पूरे पृथ्वी की जनसंख्या, हम जनसंख्या भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं अभी, भारत के बारे में भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे, लेकिन अभी विश्व की जनसंख्या की बात हो रही है। तो 1 AD में जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 30 करोड़ थी विश्व की जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या, लगभग शब्द यहाँ पे लगाया जा रहा है, लगभग 30 करोड़, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकती है, 30 करोड़ थी। उसके बाद ये जनसंख्या में सामान्य वृद्धि होती गई। ये 30 करोड़ में आप कह सकते हैं कि सामान्य वृद्धि होती गई। सामान्य वृद्धि का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, एक हिसाब भर बढ़ रही है जो पता नहीं चल रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लेकिन 1750 तक लगभग जनसंख्या 76 करोड़ हो गई। ये जो 1 AD है, जब ये 1750 हुआ तो 1750 में ये जो यहाँ पे 30 करोड़ जनसंख्या है, ये जनसंख्या कितनी हो गई? 76 करोड़। इतने वर्षों में सिर्फ 30 से 76 तक पहुंचे हम। यह आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में आपको जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखना है, ना ही कोई रिसर्च पेपर बनाना आपको, बस ये जो पॉइंट है इनको एक्सप्लेन करना। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 1750 और 76 करोड़ 2 शब्द लिखा है, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को तो अपने ही शब्दों में आप लिख सकते हैं कि 1750 तक जनसंख्या सामान्य वृद्धि होती गई और 1750 में जनसंख्या कितनी थी? 76 करोड़ हो गई। यानी 1 AD में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ थी लगभग, जो सामान्य वृद्धि होते हुए 1750 तक 76 करोड़ पहुंच गई। अब जब ये जनसंख्या 76 करोड़ हो गई तो फिर वर्ष 1800 यानी सन 1800 में ये जनसंख्या 1 अरब पहुंच गई। 1800 में 1 अरब जनसंख्या हो गई। यानी हम पहले अरब, यानी 1800, कहीं कहीं 1803 लिख करके आता है, कहीं कहीं 1805 लिख कर आता है, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। सन और ईस्वी जनसंख्या की इतने बड़े आंकड़ों में मायने इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, 1800 में 1 अरब हो गई। अब हम देखते हैं कि ये दुगुना कब होगी, कितने साल लगे जनसंख्या को 2 गुना होने में। ठीक है, तो ये 2 करोड़ की जनसंख्या 1927 में पूरी हुई, 2 अरब की जनसंख्या, सॉरी 1927 में ये जो 1 अरब था ये कितना हो गया? 2 अरब। अब यहां देखिए 1750 से 1800, यानी 1750 में कितनी थी? 76 करोड़, और 1800 यानी 50 वर्ष के अंतराल पे जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 24 करोड़ जनसंख्या 50 वर्ष में बढ़ी। और फिर 1927, 127 वर्ष में 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि यहाँ 1 अरब है, यहाँ 2 अरब हो गई। और 1927 के बाद में 1959 में जनसंख्या फिर 1 अरब बढ़ गई, अब हो गई 3 अरब। ये देखो, ध्यान दो अगर, तो क्या मिल रहा है आंकड़ा यहाँ पे? यहाँ वृद्धि किस गति से हो रही है? तेजी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि 127 वर्ष में जहां 101 अरब जनसंख्या बढ़ी थी, वहीं पे ये जनसंख्या अब कितने दिन में बढ़ गई? 1 अरब। 1927 और 1960 में आप 26 को माइनस कर दीजिए, आई थिंक 34 वर्ष में 1 करोड़ हो गई जनसंख्या। बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है अभी। 1959 के बाद में 1959 से 1974 यानी 13 वर्षों में जनसंख्या 4 अरब हो गई। 1974
1974 में जनसंख्या फिर 1 करोड़ बढ़ गई और 1 अरब बढ़ गई और हो गई कितना, 4 अरब जनसंख्या। ये विश्व की जनसंख्या, यानी कुल 13 वर्षों में ही 1 अरब की वृद्धि हो गई। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप आधुनिक काल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 1974 के बाद 1987 में जनसंख्या 5 अरब हो गई। 1987 में 5 अरब, ये देखो 74 में 4 अरब थी, 74 6 80 और 7 से 13 वर्षों में यहाँ भी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ 15 वर्षों में 1 अरब बढ़ी थी। 59 से 74 के बीच में 15 वर्ष हुए थे, 15 वर्ष में 1 अरब बढ़ गया था। और यहाँ तो उससे भी ज्यादा हद हो गई, 1974 से 87, 7 4 6 7 13 वर्षों में 5 अरब हो गए, यानी 13 साल में 1 अरब जनसंख्या विश्व की बढ़ी। 1987 के बाद में 1998 में ये जनसंख्या हो गई 6 करोड़। 1998 में 6 अरब। फिर देखिए, ये सब बहुत बहुत तेजी से जनसंख्या का ये जो दौर है, आप देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या में जो विस्फोट की स्थिति आई है, जब आपने जनसंख्या विस्फोट जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, विश्व में सबसे तीव्र गति से जनसंख्या इसी खंडकाल में बढ़ी है। कब? 1959 से लेकर के 1998 के आसपास। ये 12 सालों में, 13 वर्षों में, 15 वर्षों में 1 अरब जनसंख्या बढ़ जा रही है। और 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो गई थी। ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां रही हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। अब इसके बीच का जो समय रहा है और 1 अरब से दूसरे अरब तक पहुंचने का समय आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिए, इस पॉइंट को लिखिए कि 1987 में जनसंख्या 5 अरब थी, जबकि 1998 में जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि हो गई। और समय कितना है? 1987 से 1998 का 8 3 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष के समय अंतराल में ही जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि अंकित की गई। आप ऐसे हर पॉइंट पे लिख दीजिए, तो आपका एक आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस पे। ठीक है, ये तो 2011 तक जनसंख्या के आंकड़े हैं। 2011 के बाद में अनुमान जो लगाया गया, 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, फिर 2050 तक कितनी हो जाएगी, सन 2100 में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, ये अनुमानित है किसके द्वारा? ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिवीजन 2019, यूएन का एक निकाय है संयुक्त राष्ट्र का, जो जनसंख्या के ये आंकड़े प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन है, WPPR 2019 के आंकड़े जो बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि 2030 में जो विश्व की जनसंख्या है वो 8.54 अरब होगी, 2050 तक 9.73 अरब, और सन 2100 तक ये जनसंख्या 10.87 अरब हो जाएगी। ये संभावित है, हो जाएगी। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, क्या आंकड़े हैं संभावनाओं के आधार पर। अच्छा, इस समय में 1959 से और 1998 के बीच में जनसंख्या वृद्धि का अगर कारण कभी पूछ ले कि जनसंख्या वृद्धि के दौरान एक कालखंड ऐसा आया जब पूरे विश्व में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, उसका कारण क्या था? तो वो कारण मैंने आपको बताया, औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति का परिणाम रहा है कि जो जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि आया। अब औद्योगिक क्रांति जो 1780 में हुई थी, वो तो हुआ एक शुरुआत थी, एक परिवर्तन हुआ अचानक से, तो हमने कहा औद्योगिक क्रांति। लेकिन जो ये 1959 से और 1998 के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन आया, इस परिवर्तन का कारण था
कि मैक्सिमम देश तब खाद्यान्न और स्वास्थ्य को लेकर के आत्मनिर्भर बन चुके थे। इनफैक्ट हम भी आत्मनिर्भर हो गए थे। हमारे यहाँ हरित क्रांति आई, हमारे यहाँ मेडिकल सेक्टर में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ उस दौरान। तो जो महामारी, भूखमरी, बीमारी, इन सब से ग्रसित होकर के जिस जनसंख्या का ह्रास होता था, अब वो जनसंख्या क्या हुई, बचने लगी। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत इसी के अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। वहाँ पे और डिटेल में बताएंगे कि कोई भी जनसंख्या किस चरण में होती है, तब उसको कितनी सामाजिक समस्याएं होती हैं और किस तरह की घटनाएं घटती हैं जब जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है और कब जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो इस समय जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आप देख रहे हैं, 12 सालों में ही 1 अरब बढ़ जा रही है, 15 सालों में 1 अरब बढ़ जा रही है जनसंख्या। तो उसका कारण यही है कि मैक्सिमम देश दुनिया के क्या कर लिए थे कि खाद्यान्न के मामले में तो वो निर्भर हो गए थे। भारत भी हो गया था उस समय। तो खाना सबको मिलने लगा, बहुत सारी पॉलिसी चलने लगी उस समय कि कोई भूखा ना सोए। तो जब कोई भूखा नहीं सोएगा तो फिर बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता होगी उसके पास। खाना है, खाद्यान्न मिलने लगा, अगर पेट भरने लगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बीमारी, महामारी, भूखमरी, ये सारी समस्याओं से जो लोग डेथ हो जाती थी, वो मृत्यु दर कम हो गई, यानी मृत्यु कम होने लगी। परिणाम ये हुआ कि जन्म दर तो बढ़ ही रह गई, जन्म दर लगभग वैसी थी और मृत्यु दर में कमी आ गई, क्योंकि उनको सुविधाएं मिल गई जो आधारभूत सुविधाएं थी, और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो गई। बाद में फिर जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी बहुत सारे काम किए गए, लेकिन तब तक तो फिर हो गया था। तो देखते हैं कि इसका क्या रिकॉर्ड है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, इसने क्या आंकड़े दिए हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिवीजन 2019। इसके अनुसार कुछ आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं जो भारत और विश्व के संबंध में है, वो भी देख लेते हैं। इसने बताया कि 2019 में विश्व की जनसंख्या 7.71 बिलियन थी। इसके अनुसार 2019 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 7.71 बिलियन या अरब, ठीक है, 1 अरब थी। संभावना क्या व्यक्त किया इन्होंने कहा 2020 में ये जनसंख्या विश्व की बढ़ करके 7.79 हो गई। 2020 में 7.79 बिलियन हो गई। देखिए, ये सारे आंकड़े आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही याद रखने की ज़रूरत है। ये आपके आंसर को पूरा करते हैं। एक प्रवृत्ति आपको लिखनी है। प्रवृत्ति का मतलब होगा कि जनसंख्या वृद्धि में कहाँ उतार हुआ है और कहाँ चढ़ाव आया है, कहाँ जनसंख्या धीमी थी और कहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। तो वो कालखंड आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जैसे मैंने बताया 1959 से आप 98 तक जनसंख्या में तेजी से आप वृद्धि देखते हैं। उससे पहले सामान्य गति से वृद्धि हो रही थी और उसके बाद भी सामान्य ही हो गई, लेकिन उस दौरान जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। तो आप कभी भी एक जो ग्राफ आप बनाएंगे, पहले कम, फिर थोड़ा सामान्य, फिर तेजी से वृद्धि और फिर सामान्य होने लगी, इस तरह के ग्राफ आप बना के कॉपी में रख सकते हैं कि एग्जाम के दौरान आप तुरंत उसको रिवीजन कर सकें। 2030 तक जो आंकड़े आ रहे हैं, 2030 में इसने अनुमान लगाया कि विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, 8.54 अरब। ठीक है, अगर 2030 के आंकड़े हैं तो 2050 में कितनी होगी, 2050 में ये जनसंख्या 9.73 अरब हो जाएगी। ठीक है, 9.73 अरब। तो सन 2100 में विश्व की जनसंख्या 10.87 अरब होगी। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिवीजन 2019 के आंकड़े हैं, जो इसकी संभावनाएं हैं या अनुमान है जो इन्होंने अनुमानित
ये आंकड़े हैं। जनसंख्या में और भी चेंजिंग आ सकती है समय अनुसार, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, ठीक है। ये आंकड़े कैसे डिसाइड किए जाते हैं? ये वर्तमान को ध्यान में रख के डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक साल में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 10 लोगों की वृद्धि हो गई। मान लीजिए किसी गांव में 100 लोग ही हैं और एक साल में 10 लोग वहाँ बढ़ जाते हैं। ये पिछले 2-3-4 सालों से ये रिकॉर्ड है। एक साल में, किसी साल में 9 लोग बढ़ते हैं तो किसी साल में 11 लोग बढ़ जाते हैं। तो औसत क्या आया, एवरेज जो आया वो 10 लोगों का, कि एक साल में लगभग 10 लोगों की वृद्धि होती है। तो अगर ये आंकड़ा 2010 में है कि 2022 में किसी गांव में 10 लोग हर साल बढ़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 2050 में वहां की जनसंख्या कितनी होगी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के 4 साल बाद या 40 साल बाद कितनी होगी जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है, इस वजह से ये अनुमानित आंकड़े हैं जो एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। वो पूछ सकता है कि 2050 तक कितनी जनसंख्या होगी विश्व की। तो आप ध्यान रखिएगा 9.73 अरब, या 2000 या सन 21 से पूछ सकता है 2030। आने वाले समय की जो जनसंख्या के जो अनुमान है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी 2011 के अंतिम आंकड़े तो आप पढ़ेंगे ही, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। इन आंकड़ों को आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं थोड़ा भारत के संदर्भ में कि क्या अनुमान लगाया है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस ने। वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या है उसके आंकड़े बताते हैं, और जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस हिसाब से 2030 तक भारत चाइना को पार कर जाएगा, यानी विश्व में प्रथम स्थान पे आ जाएगा। तो वर्तमान में भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और पहला स्थान चीन का है। और आंकड़े बताते हैं, या भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति है वो बताता है कि बहुत जल्द ही, यानी 2030 तक भारत दुनिया में प्रथम जनसंख्या वाला देश होगा, प्रथम जनसंख्या वाला देश होगा। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसकी स्थिति द्वितीय है, वर्तमान में द्वितीय स्थान है। प्रथम चाइना है, प्रथम स्थान चीन का है, ठीक है। लेकिन 2030 तक ये पहुंच जाएगा वहां तक, यानी चाइना को पछाड़ देगा। बात आती है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिवीजन 2019 में भारत के लिए क्या आंकड़े निकाले। तो वर्तमान में इस आंकड़े में ये बात कही गई है कि वर्तमान की जो जनसंख्या है, अभी देखिए हम 2011 के आंकड़े भले ही पढ़ते हैं 121 करोड़ 121 करोड़, पर इस रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई कि 1.36 बिलियन, यानी 136 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है, ठीक है। तो यही लिख लीजिए, इस रिपोर्ट के तहत ये बात कही जा रही है कि वर्तमान के 1.36 बिलियन जनसंख्या से बढ़कर 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी? भारत की जनसंख्या 1.50 बिलियन हो जाएगी, यानी 150 करोड़ हो जाएगी। 1 इतना बिलियन होगी। ये आंकड़े कैसे हैं? जिस हिसाब से आज हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस हिसाब से 2050 तक 1.50 बिलियन हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। फिर इसने कहा कि जनसंख्या 2050 तक बढ़ेगी लगातार, उसके बाद में जनसंख्या में गिरावट आएगी भारत की। और दूसरी पॉइंट इसने कहा कि सन 2100 तक
जनसंख्या में गिरावट की प्रवृत्ति होगी। जनसंख्या में गिरावट, और कितनी हो जाएगी जनसंख्या? जब गिरावट होगी तो जनसंख्या 1.44 बिलियन होगी। बिलियन मतलब अरब की बात होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये अनुमानित है, क्योंकि जो साल अभी आया ही नहीं, उस साल के बारे में हम पहले से क्या बताएं? तो जो आंकड़े अभी हैं, जो आने वाले कल के आंकड़े हैं, वो आंकड़े क्या हैं? अनुमानित आंकड़े हैं, ऑथेंटिक नहीं है। और अनुमान बदलते रहते हैं। वो तो वर्तमान में अगर हमारी प्रवृत्ति है कि हम 2 हमारे 3, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों में कुछ और जागरूकता आए लोगों में, और ये मानसिकता बने हम 2 हमारे 1 या हम 2 हमारे 2, तो जनसंख्या और कम ही होगी। इसने अनुमान लगाया कि सन 2100 तक जनसंख्या में गिरावट प्रारंभ हो जाएगी और 1.44 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी भारत की सन 2100 में। ये किस आधार पे? वो इसी कॉन्सेप्ट पे तो, कि अगर आज हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारे परिवार हो 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, तो आने वाले समय में 2065 में या 2070 में, 2080 में ये भी तो सोच हो सकती है लोगों की कि छोड़ो कौन परिवार बनाए, सिंगल रहो ज़्यादा बेटर है। अगर ऐसी सोच आ गई तो फिर जनसंख्या में गिरावट ही आना है। तो एक समय आएगा जब जनसंख्या में गिरावट होगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये जनसंख्या वृद्धि थी जो आपने देखा कब से? 1 AD से लेकर के और सन 2100 तक, ठीक है। जनसंख्या की प्रवृत्तियों को देखा आपने कि क्या बढ़ी है, कहाँ घटने की संभावना है, कैसे कैसे वो चरण कौन से रहे जब जनसंख्या में मिलियन और बिलियन का चेंजिंग आया है, 1 बिलियन से 2 बिलियन, 3 बिलियन। ये पड़ाव आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे तेजी से या जनसंख्या वृद्धि का वो खंडकाल कब रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा। कारण आपको पता है कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों हुई, मैंने बताया कि अचानक से 1959 और 98 के बीच में तेजी से जनसंख्या बढ़ी। तो कारण था कि लोगों की जिस वजह से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही थी, वो कारण ही दूर हो गया, वो वजह ही खत्म हो गई। जनसंख्या को खाद्यान्न मिलने लगा, पोषण मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलने लगा, बहुत सारी योजनाएं चलने लगी। तो इन सब का जो है इन्हें लाभ मिला और जनसंख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो उस कारण को आप बाकायदा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है विश्व स्तर पे, कहाँ पे, किस महाद्वीपीय रूप में देखेंगे कि महाद्वीपों में कैसा वितरण है, किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या और किस क्षेत्र में है। और फिर देखेंगे कि उसकी जनसंख्या का जो वितरण है, उस वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों पर चर्चा करेंगे कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का अगर संकेंद्रण अधिक है तो क्यों है, कौन से कारण उसके लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इस क्लास को देखिए आप लोग। और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जनसंख्या। भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना भी हम इस क्लास के लास्ट में आपसे चर्चा कर लेंगे। एक क्लास में जनगणना से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में भी, तो इसलिए हम जनगणना पे चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन पूरा सिलेबस ये जनसंख्या भूगोल का कंप्लीट होने के बाद वो हमारी आखिरी क्लास होगी।